सुप्रभात बच्चों। संस्कृत व्याकरण की पिछली कक्षा में हमने वर्ण परिचय में पढ़ा कि वर्ण है ना, वर्ण यानी अक्षर, अक्षर यानी अ से य यानी तक, और इंग्लिश में कहेंगे इसे अल्फाबेट। तो हमने पढ़ा कि वर्ण के मुख्य दो भेद हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण कितने होते हैं? 13। जैसे इंग्लिश में होता है ना, अंग्रेजी में 26 अक्षर होते हैं ए से जेड तक, तो उसमें स्वर माने होता है वावल्स। तो इंग्लिश में वावल्स कितने हैं? 5, ए ई आई ओ यू। पर हमारे संस्कृत में कितने हैं? 13 हैं। अ आ ई उ ऊ री री ए ओ अ, है ना। तो स्वर वर्ण के भी 3 भेद हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर, इसके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। इसकी संख्या कितनी होती है? 5। अ ई उ री। दीर्घ स्वर के उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा अधिक समय लगता है। इसकी संख्या कितनी है? 8। आ ई उ री ए ओ अ। प्लुत स्वर के उच्चारण में दीर्घ और ह्रस्व की अपेक्षा अधिक जोर लगाना पड़ता है, और इसका प्रयोग संबोधन में होता है, जैसे हे कृष्ण। ये हो गया स्वर वर्ण। अब हम आते हैं व्यंजन में। हमने पढ़ा कि व्यंजन कितने हैं? 33 है। तो इसको जैसे हम बोलते हैं, आप लोगों ने सुना होगा संधि में भी क वर्ग, प वर्ग, च वर्ग, त वर्ग। तो वर्ग का मतलब क्या होता है? जैसे बोले क वर्ग, तो क वर्ग में कौन कौन से आएंगे? क ख ग घ अंग। और च बोले हम तो च छ ज झ इय। ट वर्ग बोले तो ट ठ ड ढ, है ना, अण। ये होता है। तो बच्चों ये हो गया। अब आज हम पढ़ेंगे अनुस्वार, है ना, अनुस्वार और विसर्ग। तो अनुस्वार और विसर्ग क्या है ये? तो वर्णों के अंतर्गत अनुस्वार और विसर्ग की गणना नहीं होने पाती, मतलब इनकी गिनती वर्ण में नहीं होती, फिर भी ये वर्णों की तरह कार्य करते हैं। अनुस्वार का उच्चारण हम नासिका नाक से करते हैं, है ना, नाक से अनुस्वार का। और विसर्ग का उच्चारण आधा ह के समान होता है। जैसे हमने कहा, उदाहरण जैसे अनुस्वार का हमने कहा संसा, तो ये जो न का बिंदु है ये अनुस्वार है। और विसर्ग में जैसे हमने कहा बालिका, तो ये जो दो बिंदु है इसे कहते हैं विसर्ग। इसका उच्चारण ह के समान होता है ना। अब बच्चों हम महत्वपूर्ण चीज पढ़ेंगे, वर्णों का उच्चारण स्थान, है ना। हम जो भी अ से य यानी तक मुंह से बोलते हैं, बोलते तो मुंह से हैं, पर ये मुंह के अंदर कहाँ से निकल रहा है, ये सब प्राइमरी 5वीं 6वीं का है। तो इस पे आप लोग ध्यान देंगे, और ये रखने की चीज नहीं है। इस पे क्या करना है आपको? सबसे अच्छा आप अ से य यानी तक बोलेंगे, है ना, और महसूस करेंगे कंठ से निकल रहा है कि तालु से निकल रहा है कि दांत से निकल रहा है कि ओठ से, बोले ना, कहाँ से निकल रहा है शब्द वर्ण। तो देखेंगे बच्चों, हम सबसे पहले देखेंगे कंठ। कंठ माने होता है गला। तो गले से हम क्या क्या बोलते हैं? अ आ क वर्ग ह, और विसर्ग उच्चारण स्थान कंठ है। जैसे कंठ से बोले अ, है ना, बोल के देखो अ आ। अब क वर्ग माने क ख ग घ अंग। तो महसूस करो आप लोग, ये गले से निकल रहा है हमारे यहाँ, है ना। तो इसलिए कंठ से ये सब निकलेगा। अब दूसरा है तालु। तालु किसको बोलेंगे? मुंह के अंदर का ऊपर का भाग, है ना, मुंह के अंदर का ऊपर का भाग, इसे कहते हैं तालु। तो हम तालु से क्या बोलते हैं? ई च वर्ग य और श का उच्चारण स्थान तालु है। बोल के देखिए ई च वर्ग माने च छ ज झ, आ रहा है ना, है ना। तो ये सब तालु से। तो बस तुम लोग को ये याद करना है कि कंठ तालु मूर्धा ये क्या है। फिर उच्चारण करते जाओगे, समझ में आता जाएगा कि कहाँ से निकल रहा है, मूर्धा से कि तालु से। अब हम आते हैं मूर्धा, है ना, मूर्धा। तो मूर्धा किसको बोलेंगे? मुंह के अंदर, मुंह के अंदर। तालु माने
ऊपर, मुंह के अंदर तालू और ऊपर के दांत, जैसे दांत नीचे है और ऊपर है तो ऊपर के दांतों के पीछे, ऊपर के दांतों के पीछे सिर की तरफ का भाग। ठीक है, फिर से समझेंगे। मुंह के अंदर तालू और ऊपर के दांत के पीछे के सिर की तरफ का भाग, जिसे जीभ क्या करता है, जिसे जीभ का अगला भाग उच्चारण करते समय पलट कर छूता है ना। फिर से सुनेंगे कि मूर्धा किसे कहते हैं, मुंह के अंदर का तालू और ऊपर के दांत के पीछे सिर की तरफ का भाग है ना, जिसे जीभ का अगला भाग, ये भाग है ना, जीभ का अगला भाग उच्चारण करते समय पलट कर छूता है, उसे मूर्धा कहते हैं। तो मूर्धा से हम क्या क्या पद निकलता है, री, बोल के देखो, री री ट वर्ग, माने ट ठ ड ढ है ना, और र और श, ये सब है मूर्धा से। फिर आते हैं दंता, माने दांत से क्या क्या बोलते हैं निकलता है, री री त वर्ग, त वर्ग माने त थ द ध न और ल श स है ना, ये कहाँ से निकला, दंत, दांत से। फिर ओष्ठ, ओष्ठ माने होंठ से हम क्या क्या बोलते हैं, बोल के देखो, ऊ, देखो मुंह बना ना, ऊ, होंठ से बोल रहे ऊ ऊ प, प वर्ग माने प फ ब भ म, तो प वर्ग माने प फ ब भ म, ये हुआ हमारा ओष्ठ से। अब आते हैं कंठ तालु, कंठ तालु माने जिसमें कंठ और तालु, तालु माने मुंह के ऊपर का भाग, अंदर ऊपर का भाग, ओष्ठ कंठ और तालु से हम क्या क्या बोले, बोल के देखेंगे, ए है ना, और कंठ और ओष्ठ माने कंठ गले से और ओठ से दोनों को मिला के क्या निकल रहा है, ओ औ निकला, बोल के देखेंगे आप लोग। फिर है नासिका से, माने नाक से कैसे कैसे निकलता है, और कैसा, इया, म, अंग, अण, न, है ना, उच्चारण करते जाएंगे आप लोग, है ना, मजा भी आता है बच्चों पढ़ने में इसे, है ना। इसको पूरा आप लोग क्या करेंगे, इसे पूरा उच्चारण कर करके देखेंगे, है ना। मूर्धा की परिभाषा तालु सबको मालूम हो गया क्या है, तो आप लोग खुद बना लेंगे। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्वर युक्त व्यंजन, है ना, मतलब वह व्यंजन जिसमें स्वर भी मिला है, जैसे क धन अ बराबर क बना, है ना, क धन आ बराबर का बना, है ना, क व्यंजन हो गया और आ क्या हो गया, स्वर हो गया, तो दोनों मिला के क्या बना, का बना। र क्या हुआ, स्वर व्यंजन हुआ, और उ क्या हुआ, स्वर हुआ, तो दोनों मिला के क्या बना, रू बना, है ना। तो ऐसे ही पूरे 12 खड़ी जो है ना उससे बनते जाएंगे, मतलब जो व्यंजन स्वर की सहायता से बनते हैं। अब आएंगे संयुक्त अक्षर, मतलब संयुक्त माने जुड़े हुए अक्षर, जैसे क धन श धन अ बराबर छ बना, छतरी का छ। फिर त धन र धन अ बराबर बना त्र, त्रिशूल का। फिर ज धन इय धन अ बराबर बना यज्ञानी का, है ना। तो बच्चों ये बहुत ही अच्छी चीज है, हम नोट्स में भेज रहे हैं, जैसे हम भेजेंगे प्रश्न भेजेंगे आपको नोट्स में, अनुस्वार और विसर्ग का उदाहरण दीजिए, तो कौन सा उदाहरण देंगे आप, ऐसे टाइप का अपने मन से भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है उदाहरण। फिर दे देंगे ऋस्व स्वर की परिभाषा लिखो, दीर्घ स्वर की परिभाषा लिखो, ये प्रश्न में हम भेज रहे हैं, इसका उत्तर आप लोग कॉपी में बनाएंगे। अब हम पढ़ेंगे लिंग, लिंग माने इंग्लिश में बोलेंगे जेंडर, जिससे पुरुष वर्ग, स्त्री वर्ग और नपुंसक वर्ग का बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं। लिंग कितने 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। जिससे पुरुष वर्ग का बोध होता है पुल्लिंग, जैसे बालिका, नर, रामन, है ना, और जिससे स्त्री वर्ग का बोध हो उसे कहते हैं स्त्रीलिंग, जैसे बालिका, रमा, माला, नदी। नपुंसक वर्ग, जिससे नपुंसक वर्ग का बोध होता है, जैसे हम कह दें कि फल, ज्ञान, है ना। पर संस्कृत में लिंग निर्धारण बहुत ही कठिन काम है, क्योंकि जाति के आधार पर इसमें लिंग का निर्धारण नहीं किया जा सकता। जैसे शरीरवाची देह शब्द पुल्लिंग हो गया, देह माने, है ना, पुल्लिंग हो गया, और वहीं पर हम कहें तनु यानी स्त्रीलिंग हो गया, और शरीर नपुंसक लिंग हो गया। तो संस्कृत में थोड़ा कठिन है,
तो इसके उदाहरण भी हम भेजेंगे आपको नोट्स में, उसको आप लोग बना लेंगे क्योंकि इसको तीसरी चौथी से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे वचन। वचन माने नंबर, है ना। तीसरी चौथी पांचवी में हिंदी में आप लोगों ने पढ़ा ना, एक वचन से बहुवचन में बनाओ, नदी का क्या होगा, घोड़ा का, है ना, ऐसे। तो वचन किससे कहते हैं? जिससे किसी पदार्थ का, है ना, पदार्थ की संख्या का बोध हो, जिससे किसी पदार्थ की संख्या का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। संस्कृत में वचन 3 होते हैं, जैसे हिंदी में 2 होते हैं ना, एक वचन बहुवचन। संस्कृत में कितने होते हैं? 3, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जैसे एक वचन में जिससे एक का बोध हो, है ना, जिससे एक का बोध हो उसको कहेंगे एक वचन। जैसे अश्व यानी एक घोड़े का बोध हो रहा है, बालिका एक बालिका का बोध हो रहा है, फल, है ना, एक फल का फलम, एक फल का बोध हो रहा है। द्विवचन जिससे 2 का बोध हो तो उसे द्विवचन कहते हैं। जैसे अश्वौ, है ना, औ सहतौ ते शब्द रूप है ना, तो तौ द्विवचन, 2 का बोध हो रहा है। बालिके 2 का बोध हो रहा है, फले 2 का बोध हो रहा है। बहुवचन जिससे 2 से अधिक का बोध होता है उसे कहते हैं बहुवचन। जैसे अश्वाह यानी कई घोड़े, बालिका कई लड़कियां, फलानी कई फल, है ना। तो इसमें बहुत सारे उदाहरण हैं बच्चों, इसको भी हम आपको नोट्स में भेजेंगे और इसको आप लोग कॉपी में लिखेंगे। पर जो वर्ण हम पढ़े ना, वर्ण उसका परिचय, उसको आप लोग बहुत ही ध्यान से समझेंगे। अब हम पढ़ेंगे, अब हम अगली क्लास में हम पढ़ेंगे पुरुष विचार, है ना, पुरुष विचार। पुरुष विचार माने धातु रूप में आप लोगों ने पढ़ा ना, है ना, धातु रूप में आप लोगों ने पढ़ा। पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन पढ़ते हो, धातु रूप बनाते हो। तो जैसे पुरुष में आप लोग पढ़ते हो अन्य, मध्यम और उत्तम, है ना। तो अन्य, मध्यम, उत्तम क्या है? तो हम क्या बोलेंगे इस परिभाषा में कि जिसके द्वारा यह पता चले कि अमुक पुरुष वक्ता है, वक्ता माने बोलने वाला है, या वक्ता इससे बात कर रहा है, या वक्ता इसके बारे में बात कर रहा है, तो उसको पुरुष कहते हैं, है ना। मतलब कि पुरुष किसको बोलेंगे कि अमुक पुरुष वक्ता है, या वक्ता इससे बात कर रहा है, या वक्ता उससे बात कर रहा है, इसको क्या बोलेंगे? पुरुष होते हैं। जैसे अहम माने मैं, तो मैं क्या कहलाएगा? उत्तम पुरुष। और जैसे त्वम माने तुम, ये क्या कहलाएगा? मध्यम पुरुष, है ना। जैसे हमने कहा मैं माने क्या हो गया? अहम, ये क्या हो गया? उत्तम पुरुष। अब हम बोले तुम माने क्या हो गया? त्वम, ये हो जाएगा मध्यम पुरुष। और जैसे वह, तो इसको बोलेंगे सह, है ना, इसका मतलब हो जाएगा अन्य पुरुष, है ना। इसको तो आप लोग पढ़े हैं। तो पुरुष के 3 भेद हैं, है ना, पुरुष के 3 भेद हैं संस्कृत में। प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष, इसको बोलेंगे हम, है ना, इसको बोलेंगे प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष। इसको इंग्लिश में बोलते हैं थर्ड पर्सन। और इसको बोलेंगे मध्यम को इंग्लिश में सेकंड पर्सन, है ना। और इसको बोलेंगे उत्तम को फर्स्ट पर्सन। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, उत्तम माने मैं, मध्यम माने तू, और अन्य माने सब। तो अब बच्चों, अब अगली कक्षा में हम पुरुष विचार और कारक का सामान्य परिचय पढ़ेंगे।